राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आपके एचएसएससी ग्रुप डी के लिए आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं इंडिया जीके एंड साइंस के टॉप 30 क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो आपके रियल पेपर में एचएसएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। एचएसएससी ने जो एचएसएससी एग्जाम्स करवाती है उन्हीं में से पूछे गए क्वेश्चंस आज आपके लिए लेके आए हैं और देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। अभी रिजल्ट भी आया है तो आपको वैसे भी तैयारी का पता चल गया होगा, लेकिन अभी तैयारी कितनी चल रही है और वो रियल क्वेश्चंस देख के आपको पता चल जाएगा। 30 क्वेश्चंस में से कम 25 प्लस आप सभी का स्कोर होना चाहिए। आपका जो भी स्कोर रहता है वो आप सभी है वो कमेंट करके जरूर बताना है। लास्ट में हर एक स्टूडेंट कमेंट करके बताएगा स्कोर क्या रहा, और क्लास में जो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं वो क्वेश्चंस कैसे लगे ये भी आपको बताना है। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पहले ही बता चुका हूं, आपके एचएसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए सभी स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए क्या है कि अप्पम, पुट्टू तथा इडियप्पम खाद्य पदार्थों का संबंध भारत के किस राज्य से है? इंडिया जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अप्पम, पुट्टू, इडियप्पम खाद्य पदार्थों का संबंध भारत के किस राज्य से है? बताइए सभी स्टूडेंट। और जो आपका इडियप्पम है इसी को नूल पुट्टू के नाम से भी जाना जाता है, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। नूल पुट्टू भी इसी को बोल दिया जाता है। जो इडियप्पम है इसी को नूल पुट्टू भी बोल दिया जाता है। अब बताइए क्या हो जाएगा? तो नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ये साउथ वाले नाम हैं, और साउथ इनमें से 4 ऑप्शंस में देखोगे तो कौन सा दिखाई दे रहा है? अपना केरल राज्य। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे पता है कि किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता होगा, लेकिन इसका इस्तेमाल जिसने भी किया, एचएसएससी ने जब पूछा तब भी सही किया होगा, और अब भी आप में से जिसने दिमाग लगाया वो सही कर देगा कि भाई ये साउथ के नाम है तो साउथ में चले जाओ। गुजरात अपने पास वाला ही है, ठीक है, पंजाब अपना पास वाला ही है, उड़ीसा आपको पता ही है कि उड़ीसा में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कौन सा बच गया? आपका केरल बच गया, ठीक है, और साउथ में आपका यही चलता है। चलो आगे बढ़ते हैं कि भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इतना इजी क्वेश्चंस बस ये दिखाने के लिए मैंने लिया है कि आपके एचएसएससी ने पिछली बार सीईटी में पूछा था, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन से भी पेपर बनता है, क्वेश्चंस इजी भी डाले जाते हैं। तो ये तो सभी को पता ही होगा कि भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? हमारा देश है वो आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? हमारा देश गणतंत्र बना था, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान है वो लागू हो गया था। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। इस चीज को याद रखना। और संविधान के बारे में अगर पूछा जाए कि जो संविधान है उसके पितामह के नाम से किसे जाना जाता है, तो भीमराव अंबेडकर जी को जाना जाता है। ये तो आप सभी को पता होगा। संविधान को बनने में कितना समय लगा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है जी। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है जी, अंतिम बैठक। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? अब इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ये अपने एचएसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप सभी इसका आंसर करेंगे। लेकिन मैं इतना बता देता हूं, इस क्वेश्चन के लिए सभी को नंबर मिला होगा, क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना ये गलत दिए हुए हैं, गलत टाइप किए गए हैं भाई, ठीक है। तो अगर याद है तो कमेंट कीजिए, फिर मैं तो आपको बताने ही वाला हूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। भारत की साक्षरता दर, तो जिसने भी 74.04% किया होगा उसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन हमारे देश में साक्षरता काउंट कैसे की जाती है मैं आपको बताऊं कि जैसे ही 7 साल का या 7 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति होता है जिसको पढ़ना लिखना आता है, उसी को हम क्या मान लेते हैं? साक्षर मान लेते हैं।
और इसी में देखो ये तो पूरे महिला और पुरुष सभी को जोड़कर है। अगर पुरुष पुरुष की बात कर ले, एक बार पूछा भी गया क्वेश्चन है, तो 82.14% हो जाएगा। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है जी। पुरुषों का भी पूछा गया है तो 82.14 हो जाएगा, और महिलाओं का पूछे तो कितना हो जाएगा 65.46। कितना हो जाएगा 65.46% हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। बाकी मैं जनगणना के ऊपर एक स्पेशल वीडियो आपको जरूर करवाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, आपके एग्जाम से पहले सब कुछ हो जाएगा, टेंशन मत लो। अब स्टार्ट हो गए ना तो अच्छे से करेंगे। अब आप भी तैयार हो पूरी तरीके से, अब मोटिवेशन है। और एक बात बता देता हूं, बहुत जल्दी मेंस का पेपर होगा, उसके लिए फॉर्म है वो स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। 10 तारीख के बाद कभी भी स्टार्ट किए जा सकते हैं, 10 जनवरी से पहले पहले हो जाएंगे। जो न्यूज आ रही है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है जी। चलो, पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? और मैं इसलिए न्यूज, ये झूठी न्यूज इसलिए नहीं बता रहा कि मुझे कोर्स बेचना है, ठीक है। आपको पता है ना HSSC बिल्कुल फ्री। चलो, पृथ्वी की त्रिज्या क्या है ये आपको बताना है। अपने HSSC में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए पृथ्वी की त्रिज्या क्या हो जाएगी। पृथ्वी की त्रिज्या क्या हो जाएगी, सभी स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे। और किस में पूछा है? किलोमीटर में पूछा है, तो किलोमीटर में बताइए। तब तक मैं आपको मील में पूछ लेता है वो आपको बता देता हूं। मील में पूछे तो 3959 हो जाएगी, ये मील में हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी अपनी HSSC है ना मील में भी पूछ लेती है। तो 3959 मील हो जाएगा, ठीक है, अगर मील में पूछे। लेकिन अभी किलोमीटर में सभी आंसर करेंगे, तो सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे किलोमीटर में कितनी त्रिज्या है, तो हो जाएगी 6371। रेडियस कितनी हो जाएगी 6371 किलोमीटर। और मील में पूछेगा तो ये देख ला 3959। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? बुक से एक क्वेश्चन फिक्स आएगा, हर टेस्ट में मैं आपको करवाने वाला हूं। और जो बात मैंने बोली थी ना कि अभी जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं, कल से भी आपको आगे देखने के लिए मिलेगा, बहुत अलग अलग टाइप की चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। वो अपने हरियाणा में कॉपी होने वाली है, आज तक किसी ने नहीं किया और मैं करने वाला हूं। और कॉपी अपनी यहीं से शुरुआत होने लग गई है भाई। ये वाली थंबनेल देख रहे हो, इस पे आप सभी ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है। लगभग 3.5 लाख हरियाणा वाले स्टूडेंट ने इस वीडियो को देखा था, अपना जो एनालिसिस था उसको। और बड़े बड़े चैनल्स है ना जो बोलते हैं सबसे ज्यादा लाइव आते हैं, उन्होंने हमारा थंबनेल सेम टू सेम कॉपी किया, ठीक है जी। चलो, अच्छी बात है, ठीक है। मैंने अभी तो अब जो स्टार्ट करने वाला हूं ना वो और ज्यादा कॉपी होने वाला है, ठीक है। चाहे कितना भी बड़ा चैनल हो, कॉपी जरूर करेंगे, ठीक है, कॉन्फिडेंस है। चलो, ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। पुस्तकें जरूर याद करनी है भाई, ऐसा नहीं कि पुस्तकें याद नहीं करोगे, पुस्तकें सभी को याद करनी है। तो ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? जेम्स मिल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भाई? जेम्स मिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे लेवल के, अपना जो HSSC पूछेगा उसी लेवल के क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा। ऐसा नहीं कोई भी उठा दिया क्वेश्चंस और डाल दिया, इजी क्वेश्चंस आपको लगे हाँ मौज हो गई, याद हो गया, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। चलो, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किन्होंने कार्य किया है? HSSC ने पूछा गया क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को मैंने पता नहीं कितनी बार आपको याद करवाया, जब भी मैंने इंडिया जीके पढ़ाई है ना जरूर याद करवाया है, लेकिन ये HSSC में थोड़ा अलग तरीके से है। देखो, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किन्होंने कार्य किया था। अब यहां पर 4 ऑप्शंस देखोगे ना तो आपको ऑप्शंस में सारे के सारे इंडियन दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं भाई? सारे के सारे आपको इंडियंस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमारा जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे उसका नाम क्या था भाई? उसका नाम था माउंटबेटन। क्या था? माउंटबेटन, है ना। ये हमारे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, लेकिन ये ऑप्शंस में नहीं दिए गए। तो पहले भारतीय कौन बने थे? श्री राजा गोपालाचारी। ये जो माउंटबेटन थे वो 1947 से 1948 तक हमारे देश के स्वतंत्र भारत के क्या रहे थे? गवर्नर जनरल रहे थे। और उसके बाद ये 1949 से लेकर 1950 तक श्री राजा गोपालाचारी रहे थे। जब हमारा संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, तो इस पद को हटा दिया गया, ठीक है जी।
पहले भारतीय सी राजागोपालाचारी, अंतिम भारतीय सी राजागोपालाचारी। और अगर स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछे तो माउंटबेटन। लेकिन अगर माउंटबेटन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, जैसे इसमें नहीं दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा फिर सी राजागोपालाचारी हो जाएगा। ठीक है जी। तो HSSC ऐसे क्वेश्चंस पूछती है। ठीक है, तो ऐसे अपने को तैयारी करनी है, रटना नहीं है, अपने को याद करना है। अभी आपके आंसर चल रहे हैं। ठीक है, अभी आपके आंसर चल रहे हैं, आपको आंसर करना है कि पेपर में कितनी तैयारी है आपको। रियल पेपर का क्वेश्चन है, सीई से क्या तात्पर्य है बताना है। सीई से क्या तात्पर्य बताइए, सीई से क्या तात्पर्य है। ठीक है, बताओ। पहले जो बीसी और एडी चलता था, अब उसको सीई और बीसीई बोलने लग गए हैं। ठीक है जी, बीसी और जो एडी चलता था, अब उसको बीसी और एडी नहीं बोलते। ठीक है, और अब बोले क्या लग गए हैं, सीई और बीसीई। तो बताओ, पहले तो सीई का मतलब बताओ। तो सीई का मतलब हो जाएगा भाई, यहां पर क्या हो जाएगा, कॉमन एरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन एरा। और बीसीई पूछे तो बिफोर कॉमन एरा। ठीक है जी, समझ में आ गया। सीई का मतलब कॉमन एरा, और बीसीई पूछे तो क्या हो जाएगा, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है जी। ईस्वी और वो ईस्वी पूर्व आपने सुना होगा ना, बस वही है ये बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2014 में प्रारंभ हुए अभियान इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है। अपने हरियाणा में जितने भी योजनाएं चलाई जाती हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये मत सोचना कि ये 2014 में पूछा गया होगा करंट अफेयर का, नहीं, ये लेटेस्ट क्वेश्चंस पूछा गया है। तो हमें पता होना चाहिए किसके बारे में, अभियान इंद्रधनुष के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो अभियान इंद्रधनुष के बारे में आपको बताना है कि ये क्या था, बताइए। तो जो अभियान इंद्रधनुष था क्या था, सभी ने आंसर करना है। पढ़िए, ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं। तो इसका उद्देश्य था भाई, जो नियमित टीकाकरण के समय में अधूरे टीकाकरण अथवा टीकाकरण रहित छूट गए बच्चों को सम्मिलित करना। इसका मतलब है कि जो टीकाकरण हमारे चल रहे थे, जो टीके लगते हैं ना, ठीक है, वो चल रहे थे, तो उसमें कुछ बच्चे छूट गए थे। ठीक है, कुछ बच्चे रह गए थे जिन तक नहीं पहुंच पाया था, तो उन सभी को फिर टीके लगाए गए थे। ठीक है, तो इनमें छोटे बच्चे और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो शामिल थी। तो अभियान इंद्रधनुष समझ गए होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले ही मैं आपको एक ट्रिक बता चुका हूं। क्या ट्रिक बताई है कि कैसे पता करोगे कि मैंने HSSC में आए हुए क्वेश्चंस करवा रहा हूं। जिसमें आपको ऑप्शन नंबर ई दिखे तो इसका मतलब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। ठीक है, और अगर जिसमें ई नहीं दिखेगा तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर नहीं हो रहे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो रहे हैं। चलो, तो अब बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होगी ना कि भाई ये HSSC में आया हुआ है, समझदार हो समझ जाना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और सच में बता रहा हूं भाई, ये HSSC ने पता नहीं कितनी बार रिपीट किया है। जो अपने पिछले एग्जाम्स हुए थे उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, और उससे पहले भी काफी एग्जाम्स में ये आ चुका है। तो आप सभी आंसर करेंगे। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है भाई, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है जी, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रख लेना। इसका उद्देश्य होता है लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना। लोगों को तो कर देंगे, और लोग तो फिर भी जागरूक है, पता नहीं हमारी सरकारें और जो बिजनेसमैन है वो जागरूक क्यों नहीं है। उनको और जागरूक होना पड़ेगा, थोड़ा समझदार बनना पड़ेगा कि अगर पर्यावरण ही नहीं रहेगा तो इस पैसे का क्या करोगे, कितने दिन एयर प्योरीफायर से काम चलाओगे। ठीक है, अभी जो अपने हरियाणा और राजस्थान में अरावली है ना भाई, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि 100 मीटर से नीचे जितनी भी है ना, जो 90% अरावली है, उसको आप तोड़ सकते हो, फोड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो जितने पेड़ पौधे हैं, गांव हैं, उनको काफी ज्यादा क्षति होने वाली है। पता नहीं सरकारें क्या करती है, बिजनेसमैन क्या करना चाहते हैं भाई। ठीक है, क्या ही बोले, चलो, और बोले तो मानता कौन है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर स्थित परत को क्या कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर स्थित परत को क्या कहा जाता है, बताओ। पृथ्वी के चारों ओर एक परत बनी हुई है, उस परत को क्या कहा जाता है। चारों ओर की बात हो रही है भाई, बताओ, आंसर बताइए। तो पृथ्वी के चारों ओर एक जो हवा है,
वो बनी हुई है, और वो क्या है आपका वायुमंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वायुमंडल हो जाएगा। ठीक है जी, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बाकी अपनी सारी की सारी गैसें हैं वो है। मां कार्यक्रम का विस्तृत रूप क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मां कार्यक्रम का विस्तृत रूप आपको बताना है, यानी कि फुल फॉर्म आपको बतानी है। बताइए, मां के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि किस चीज से संबंधित हो जाएगा ये। ठीक है, बताइए किस चीज से संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भाई मां का संपूर्ण प्यार। क्या हो जाएगा? मां का संपूर्ण प्यार। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा? मां का संपूर्ण प्यार। लेकिन हिंदी में इसकी फुल फॉर्म है, एम का मतलब हो गया मदर्स, ठीक है, ए का मतलब हो गया आपका एब्सोल्यूट, और ए का मतलब हो जाएगा अफेक्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लुगदा निम्नलिखित में से किसका एक रूप है जिसे छत्तीसगढ़ में पहना जाता है? तो बताओ, लुगदा बताओ किसका एक रूप है जिसको छत्तीसगढ़ में पहनते हैं? और ये माँ वाला में क्या था कि भाई जो आजकल चल रहा है ना कि भाई बच्चों को दूध पिलाओ, ठीक है, स्तनपान करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, माँ का दूध बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये समझ लो छोटे बच्चे के लिए माँ का दूध अमृत के समान होता है। तो कम से कम 6 महीने तक माँ का दूध पिलाना चाहिए, जो अमृत के समान है। ठीक है, तो इसका मतलब वही था माँ का मतलब। चलो बताओ अब, लुगदा निम्नलिखित में से किसका एक रूप है जो छत्तीसगढ़ में पहना जाता है? बताओ। यहां पर हरियाणा की बात नहीं हो रही, छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। सर जी हमें क्या पता छत्तीसगढ़ में क्या पहनते हैं? भाई यही तो एचएसएससी के क्वेश्चन है। ठीक है, यही तो एचएसएससी के क्वेश्चन है। तो ये क्या है भाई? ये हो जाएगा साड़ी। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में जो पहना जाता है ये क्या है भाई? साड़ी है। ठीक है, लुगदा क्या हो जाएगा? साड़ी हो जाएगा। और साड़ी के ऊपर क्या पहनते हैं? ब्लाउज। और ब्लाउज को वहां पर क्या बोला जाता है? पोलखा बोला जाता है। अपने यहां पर ब्लाउज बोलते हैं, वहां पर पोलखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वहां पर पोलखा बोलते हैं। ठीक है, और लुगदा क्या है? साड़ी का रूप है। तो लुगदा हो जाएगी साड़ी, और उसके ऊपर जो ब्लाउज पहना जाता है उसको क्या बोला जाता है? पोलखा बोला जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? ये तो बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। ठीक है, आप सुनते ही रहते होगे। तो ये कहां पर स्थित है? ये तो आंसर आ गया होगा सभी का। कहां पर है? दिल्ली में स्थित है जामिया इस्लामिया। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सभी प्रकार के सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शुरू किया गया जिसके अंतर्गत बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाएगा? तो बताओ, बच्चों को जो भोजन मिलता है उस अभियान का नाम क्या था? ठीक है, देखो योजनाओं से संबंधित क्वेश्चंस हैं, वो आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो ये योजना चलाई गई थी, तो इसका नाम था मध्याह्न भोजन, यानी कि दोपहर का भोजन। ठीक है, दोपहर का खाना है वो स्कूल में मिलता है। तो ये हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। बिहू पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, एचएसएससी छोड़ो, बाकी किसी का भी उठा के देख लो, ये बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। और पिछले साल जो एचएसएससी हुआ था, जो पिछली बार हुआ था आपका, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो बिहू कहां का हो जाएगा? तो बिहू कहां पर मनाया जाता है? असम राज्य में मनाया जाता है। तो बिहू कहां का हो जाएगा त्योहार? असम राज्य का त्योहार हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का, अब साइंस के क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हो गए हैं, और भाई आज के लिए माफी चाहूंगा, साइंस इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं समझाते हुए आपको चलूंगा। ठीक है, तो यदि किसी व्यक्ति का वरक काम करना बंद कर दे तो उसके रक्त को कृत्रिम वरक द्वारा फिल्टर किया जाता है, अन्यथा वह जीवित नहीं रह सकता। इस प्रक्रिया क्या कहलाती है? वरक का मतलब होता है किसी व्यक्ति की किडनी काम करना बंद कर दे तो उसकी जगह पे कृत्रिम किडनी लगाई जाती है ना, तो वो आपको बताना है। ठीक है, और भाई ये प्रेमानंद जी महाराज ने भी काफी बार बताया है। तो बताओ, तो इसको क्या बोला जाता है? डायलिसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? डायलिसिस बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय प्राकृतिक वास नहीं है? स्थलीय प्राकृतिक वास बताइए सभी स्टूडेंट। देखो पर्यावरण से क्वेश्चंस आते हैं, साइंस में आया हुआ है। तो स्थलीय बात हो रही है,
स्थलीय भी बहुत बार पूछता है, और ये जलीय अलग होता है। ठीक है, जलीय अलग से पूछता है। बताओ इनमें से कौन सा नहीं है, ये बताना है। तो भाई तालाब तो क्या हो जाएगा, जलीय हो जाएगा, तो ये स्थलीय नहीं होगा, तो यही आपका आंसर हो गया। वर्षा वन, तो वो वन जहां पर ज्यादा वर्षा होती है, तो वो भी हो गया। घास के मैदान है, ये भी स्थलीय है। मरुस्थल है, वो भी स्थलीय है। तो ये तीनों स्थलीय है, तो ये बच गया तालाब। ये क्या हो जाएगा, जलीय प्राकृतिक वास है ये। तो ये ठीक है, तालाब हो गया, अपना नदी हो गया, अपना नहर हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जलीय हो जाएंगे। ठीक है, समुद्र हो गया, ये जलीय हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है। द्रव्यमान की एसआई आपको इकाई बताना है। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, मास। मास, ठीक है। साउथ की जो मूवीज आप पसंद करते हो ना, सबसे पहले स्टार्टिंग में आई थी मास, मेरी जंग वन मैन आर्मी, तो वही है। बताओ द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है, बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो मास को, वजन को किस में तोलते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में। ठीक है, और इसको क्या लिखते हैं, केजी से लिखा जाता है, केजी, किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। अब ये बहुत प्यारा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक लड़का समतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है, दर्पण और प्रतिबिंब के बीच कितनी दूरी होगी, ये अपने को बताना है। समतल दर्पण के सामने खड़ा हुआ है, और दर्पण के और उस लड़के के बीच की दूरी है ना, वो 50 सेंटीमीटर है। तो जो प्रतिबिंब बनेगा उसके बीच में कितनी दूरी होगी। तो समतल दर्पण के सामने अगर आप खड़े हो, या कोई वस्तु है वो उससे जितनी दूरी पर है, तो प्रतिबिंब सेम उतनी ही दूरी पर बनता है। तो यहां पर लड़का 50 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा हुआ है, तो जो प्रतिबिंब है वो भी 50 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा, दिखेगा। ठीक है जी, समझ में आ गया, सेम रहता है। अगर बिल्कुल नजदीक है तो बिल्कुल नजदीक, दूर है तो दूर। 10 सेंटीमीटर है तो 10, 20 सेंटीमीटर है तो 20। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं कि खालिस्तान प्रक्रिया में उष्मा के अंतरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। बताओ खालिस्तान की प्रक्रिया में, किसकी प्रक्रिया में, बताओ किस चीज की प्रक्रिया में नहीं होती, बताइए किस चीज की प्रक्रिया में नहीं होती। तो क्या हो जाएगा, ये विकिरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकिरण में, कि विकिरण की प्रक्रिया में उष्मा के अंतरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम तो आप समझते हो ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान तथा खालिस्तान जल से होने वाली बीमारियां हैं। बीमारियों संबंधित अभी मैंने 1-2 दिन पहले ही शेयर किया था कि भाई पढ़ लेना सारे रोग वगैरह। तो बताओ तो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो जल से होती है। अरे भाई टाइफाइड है, वो जल से होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, मेनिनाइजाइटिस है, ये भी जल से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इनमें से कोई आपको दिख रहा है, ये तो रिकेट्स देखो विटामिन डी की कमी से होता है। हेजा है, मक्खियां फैलाती हैं। ठीक है जी, और यहां पर देखो दोनों होने चाहिए, ये भी जरूरी है, दोनों ही होने चाहिए। ठीक है, दोनों ही होने चाहिए। आगे देखिए क्या है, इनको सुमेलित करना है, और सुमेलित करने वाले इस बार जिस तरीके से 26 तारीख का जो पहले शिफ्ट का पेपर था और बाकी एग्जाम्स हुए उनमें आपने देखा होगा कि भाई ऐसे सुमेलित करने वाले क्वेश्चंस आते हैं। इंडिया जीके में भी आए हैं इस बार, और ये जो पहले एग्जाम्स हुआ था उसमें साइंस में भी आए हैं। तो साइंस और इंडिया जीके हमें अच्छे से तैयार करनी है। बताओ इसका बताना है आपको, इसको सुमेलित करना है। बताओ कैसे सुमेलित करोगे। सबसे पहले पता है क्या तरीका होता है भाई, सभी तो एग्जाम्स में आएंगे ना, याद नहीं होंगे, लेकिन उनमें से कुछ आपको याद होंगे, उसका इस्तेमाल करके आप आंसर कर सकते हो। तो बताइए इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर कीजिए। इनमें से स्त्री के सर मैंने बहुत बार रिपीट करवाया था, अभी जो साइंस में पढ़ा रहा था ना, अगर पढ़ा होगा तो स्त्री केसर के बारे में मैंने बहुत बार बात की थी। तो स्त्री केसर के बारे में क्या बताया था कि स्त्री केसर क्या होता है, ये आपका अंडाशय होता है जिस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्त्री केसर क्या होता है, अंडाशय होता है। तो इसका मतलब सी है वो 2 पे आना चाहिए, सी 2 पे किसी में नहीं है, इसी में है। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है जी, यही आंसर हो गया। तो यानी जो आपका पत्तर दल है
पत्तर दल है, इसका पहले का कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये पत्ती से संबंधित है। कैसे हो गया, ये ऐसे, ठीक है। बी का हो जाएगा 4, आपका जो पंखुड़ी है वो किससे संबंधित हो जाएगा, पुष्प से। अरे भाई फूल के अंदर ही तो पंखुड़ी होती है, तो क्या हो जाएगा, पुष्प से। सी का तो हमने कर ही लिया, फिर जो डी का बच गया इसका ये हो जाएगा, ठीक है। जो विसर्पी लता होती है वो क्या होता है, कमजोर तना होता है, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाना, सारे याद नहीं होंगे, सारे याद होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें ऐसी चीजें ऐड करता है जो आपने नहीं पढ़े होंगे। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि जो मैं पढ़ा दी वही आएगा, या कोई भी बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, उसके लिए बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी होगी जो आप नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि एचएसएससी का एग्जाम पास कर रहे हो, ठीक है। ऐसे यूपीएससी वाला एग्जाम नहीं है, या साइंस के लिए भाई नीट नहीं पढ़ रहे आप, ठीक है। खालिस्तान की कमी से बेरी बेरी बीमारी होती है। अब इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे बताना पड़ा, तो इसका मतलब फिर तो बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे आप, ना मैंने करवाई है। कितनी बार मैंने बता दिया, विटामिन पढ़ाया तब बताया, रोग पढ़ाए तब बताया, कितनी बार प्रैक्टिस करवाता हूं तब बताता हूं। पिछली जो साइंस की क्लास हुई थी बायोलॉजी वाली, उसमें भी मैंने आपको बताया था। तो बताओ, तो इसका आंसर हर एक स्टूडेंट कमेंट करेगा, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, ठीक है जी। अब तो इससे आसान नहीं हो सकता क्योंकि इतनी बार याद करवाया है। निम्नलिखित में से कौन सी मछली की विशेषता नहीं है, तो इनमें से मछली की विशेषता कौन सी नहीं है। तो मछली गिल की उपस्थिति होती है, मैंने क्या बोला, जो आपको सबसे आसान लगता है पहले उसको देखो। भाई गिल होते हैं, क्या मैंने क्या बताया था, मनुष्य श्वसन अंग याद करवाए थे ना, कि मनुष्य फेफड़ों से सांस लेता है, मछली है वो गलफड़ों से, गिल से सांस लेती है, तो मछली के अंदर गिल होता है, ठीक है। मीन पक्ष और फिन की उपस्थिति होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसके अलावा ये दो बच गए। अब इन देखो, शरीर के मध्य भाग की तुलना में सिर और पूंछ का आकार छोटा होता है, बिल्कुल। अगर आपने मछली देखी होगी तो उसमें स्टार्टिंग का जो उसका सिर होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, और पीछे पूंछ है वो छोटी होती है। तो जो बीच का भाग है ना वो इस तरीके से होती है, थोड़ी ज्यादा बड़ी मछली बन गई, ठीक है। तो ऐसे होती है, ये हेल्दी मछली बन गई है भाई, ठीक है। अपने हरियाणा का दूध दही खा रही है इसलिए ये मोटी हो गई है, तो ऐसी होती है, बिल्कुल ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब 3 ठीक हो गए तो जो चौथा बच गया वही आपका आंसर ये हो गया। क्योंकि जो उसका शरीर है ना वो बेलनाकार शरीर नहीं होता। बेलनाकार शरीर होता है क्या, ये देखो ये है बेलन, इसको आप बेलन बोला जाता है। क्या बेलनाकार होता है, नहीं। ऐसा होता है कि भाई आगे से भी उसका मुंह पतला होता है, पीछे से उसकी पूंछ होती है, बाकी जो शरीर है वो मोटा होता है। तो ये ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हेपेटाइटिस ए बीमारी का क्या कारण होता है। हेपेटाइटिस ए बीमारी का क्या कारण होता है, बताओ किसकी कारण होती है हेपेटाइटिस ए बीमारी, बताइए किसके कारण होती है। ठीक है, तो किसके कारण होती है, विषाणु के कारण हो जाए। किसके कारण, विषाणु के कारण। आज बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं। भूकर्मी अपने खालिस्तान से श्वास लेता है। देखो श्वसन अंग से संबंधित 2 क्वेश्चन आ गया। जब मैं पढ़ा रहा था ना तब आप सभी सोचा होगा श्वसन अंग सर जी इतना ये टॉपिक कोई पढ़ाने का थोड़ी ना होता है। ठीक है, ये रियली में एक ही शिफ्ट में दोनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो श्वसन अंग आपको जरूरी है, याद कर लेना। भूकर्मी किसको बोलते हैं, अपना जो केचुआ होता है। ठीक है, भूकर्मी का मतलब क्या होता है भाई, जो अपना केचुआ होता है ना, केचुआ। अरे किसान फैमिली से बिलोंग करते हो, हरियाणा से हो, केचुआ तो पता होगा। ठीक है, तो जो केचुआ होता है वह अपने खालिस्तान से सांस लेता है। तो किससे सांस लेता है, त्वचा से। किससे लेता है भाई, त्वचा से। याद करवाया था ना, तो किससे लेगा, त्वचा से। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में यीस्ट का प्रयोग होता है। यीस्ट समझ गए होंगे, खमीर हो गया। ठीक है, यीस्ट इसका प्रयोग किसके लिए होता है, किसके उत्पादन के लिए होता है। तो यीस्ट का यूज कहां पर करते हैं, किसी भी चीज को सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो गलाने सड़ाने के लिए। ठीक है, जैसे कि अल्कोहल बनाने के लिए, तो अपनी अल्कोहल बनाने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्योंकि जब जो अनाज होता है, देखो अनाज होता है उसमें यीस्ट डाली जाती है, तो उसकी जो शर्करा होती है उसको वो तोड़ता है। ठीक है, उसको तोड़ता है, फिर आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जिससे आपने देखा होगा ना कि एकदम से खोलते हैं तो उससे वो निकलती है, आवाज सी निकलती है।
ठीक है, मूवीज में ही देखा है भाई। ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है, और फिर साथ में दूसरी क्या बन रही होती है, अल्कोहल बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कोल्ड ड्रिंक, अरे कोल्ड ड्रिंक तो देखी होगी, कोल्ड ड्रिंक को खोलते तो एकदम से जो होता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने खालिस्तान नामक मिशन आरंभ किया था, जिसके अंतर्गत उचित वाहित मल निपटान शुरू किया गया था। तो उसका नाम क्या था? देखो, लैंग्वेज एचएसएससी वालों ने बड़ी शानदार लिखी है भाई। ये बताता है कि आपको कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है, उतना ही अपने दिमाग भी इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। रटने वाले स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। देखो, मिशन के बारे में बात कर रहा है और क्या लिखा है, जिसके अंतर्गत, यानी उस मिशन का जो मकसद था, उसके तहत जो काम किया गया वो था उचित वाहित मल निपटान शुरू किया। तो मल का मतलब क्या होता है, गंदगी, और निपटान का मतलब होता है उसकी साफ सफाई करके बाहर फेंक देना जहां पर वो है। तो इसका मतलब साफ सफाई करना, और साफ सफाई करना किसके तहत हुआ था, स्वच्छ भारत अभियान के तहत। किसके तहत हुआ था भाई, स्वच्छ भारत अभियान के तहत हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत। और किससे संबंधित था ये, महात्मा गांधी जी के स्वच्छ भारत अभियान के जो उनका सपना था उससे संबंधित था। ठीक है जी, तो 2 अक्टूबर से ये शुरू किया गया था, ये भी अपने को ध्यान रखना। 2 अक्टूबर क्या है, गांधी जयंती है। ठीक है जी, गांधी जी का जन्मदिन है, तो ये अपने को याद रखना है। नमामि गंगे, इसके बारे में तो अब कोई बात ही नहीं करेगा, टेंशन मत लो। ठीक है, ये तो गंगा की सफाई के लिए था। चलो थोड़ा जूम कर देते हैं, ये देखिए, अब कीजिए, यहां पर ये नाम लिखे हुए हैं, यहां पर इनके सिंबल बनाए गए हैं, और इनको बताना है मैच करके कि कौन सा किससे संबंधित है। फिर से वही बताऊंगा कि आपको ट्रिक का इस्तेमाल करना है। जो ट्रिक मैंने आपको बताई आप इसको कर ले जाओगे, एक बार करके देखो, एक बार आप ट्रिक का इस्तेमाल करके देखो, कर ले जाओगे। कीजिए कीजिए भाई। यहां पर आपको सबसे अच्छा कौन सा दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में आपको पता है, ऑन स्थिति में स्विच। तो इसका मतलब है कि जब बटन ऑन करते हैं तो क्या होता है, इनमें देखो बटन ऑन करते हैं तो क्या, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ऑन वाला है कि यहां पर कनेक्शन सेट है, यानी बिजली चल रही है। ऑफ करते ही क्या हो जाता, कनेक्शन ऑफ हो जाता, ये इधर आ जाता कि भाई ऊपर आ गया, अब तार नहीं जुड़े हुए। सिंपली क्या समझे कि यहां पर तार जुड़े हुए हैं, तो तार जुड़े होने का मतलब क्या है कि भाई क्या हो रहा है, बटन ऑन है, स्विच ऑन है। तो स्विच ऑन का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पहली चीज। तो दूसरा इसी में निकालेंगे विद्युत बल्ब। बल्ब तो आपके सामने भी होगा, ठीक है, अभी शाम को देख रहे हो तो आपके सामने होगा बल्ब। बल्ब में देखो क्या दिखाई दे रहा है, इस तरीके का। अरे बचपन में आपने बहुत ऐसे लट्टू देखे होंगे ना, अपना जो लट्टू होता था, ठीक है, टंगस्टन का बना हुआ होता था, उसके अंदर ये वाली जाली होती थी, तो ये इसी में है, तो विद्युत बल्ब इसका हो गया। जब ये 2 हो गए तो बाकी 2 तो आप कर ही ले जाओगे। पहले 2 देख लो कि भाई किसका, सी का है वो 2 है, और बी का 3, बी का 3 सी का 2, बी का 3 सी का 2, सिर्फ इसी में है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, पहले का विद्युत सेल का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और बैटरी का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे दिमाग लगाना है, सेम क्वेश्चंस नहीं आएगा, फिर से बता रहा हूं, लेकिन जो चीजें मैंने आपको बताई ना, इसका इस्तेमाल करोगे, 1-2 तो आपको याद होंगे ही, अगर मेहनत करोगे ना तो 1-2 याद होंगे। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं कि धातुओं का वह गुण क्या कहलाता है जिससे धातुओं को पीटकर पतले पत्थर बनाए जाते हैं। देखो ये भी एचएसएससी के लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन है। मैंने बहुत बार बात की है ना कि भाई एचएसएससी की भाषा अलग होती है। देखो क्या है कि धातुओं का वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिससे धातुओं को पीटकर पतले पत्थर बनाए जाते हैं। पतले पत्थर की बात हो रही है, ठीक है। अगर यहां पर पतले पत्थर की जगह पतले तार लिख देगा तो वो अलग चीज हो जाएगी, इसका आंसर चेंज हो जाएगा। लेकिन पतले पत्थर तो उसको क्या बोला जाता है, अगर किसी भी धातु को पीट कर उसको पतला बना दिया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, उस धातु की आघात वर्धनीयता बोला जाता है। लेकिन यहां पर ऑप्शन में लिखा ही हुआ नहीं है, तो उसको क्या बोला जाएगा, कूटनीयता। ठीक है, यह एचएसएससी का खेल है भाई।
क्या हो जाएगा, कूटनीयता, यानी कूट कूट कर बनाया है पतला, तो इसको क्या बोला जाएगा, कूटनीयता। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि कूट कूट कर पतली परत बनाना उसको क्या बोला जाता है, आघातवर्धनीय बोला जाता है। ठीक है जी, ये बात ध्यान रख लेना। लेकिन पतले तार बनाए जाएंगे तो उसको क्या बोला जाता है, तन्यता। याद करने का, तार तन्यता, तार तन्यता। ठीक है, बाकी जो पतली चादर बनेगी या पतली जो भी बनेगा, पतले पत्थर बनेंगे, उसको कूटनीयता या आघातवर्धनीयता बोला जाएगा। ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है जी, तो आज आपके 30 क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। तो कमेंट करके ईमानदारी से बताना कि आपका क्या स्कोर रहा है और आज वाले क्वेश्चंस कैसे लगे, आज वाली क्लास कैसे लगी, इसमें जो क्वेश्चंस डाले हैं वो कैसे लगे, ये कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है जी, और अभी बहुत कुछ आने वाला है, डेली शाम को इसी समय मिलेंगे। आप सभी के कहने पर मैंने शाम को 6 बजे ये स्टार्ट किया है। ठीक है, और दूसरी क्लास है वो कल जब आएगी, जब मैं आपको बता दूंगा, फिर कंटिन्यू उसी टाइम पे आपके रहने वाली है। ठीक है जी, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। तो अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना। ठीक है जी, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि डालू तो सारी क्लास आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणा।